हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने 11th क्लास के कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपसे बात किए थे, जिसमें अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है और फर्दर हम लोग अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके साइकिल क्या है। और आज का मेरा ये जो 11th का वीडियो है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ लें। इक्वेशन सब तो आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक में इक्वेशन पढ़े होंगे। इक्वेशन मतलब बोथ साइड, RH साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड आर इक्वल, उसी को हम लोग इक्वेशंस कहते हैं। तो अकाउंट्स में भी इक्वेशन होता है। तो क्या होता है इक्वेशन? तो बेसिकली अकाउंट्स में हम लोग दो शब्द पढ़े थे, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट वो हमेशा इक्वल होता है, लेकिन उसको इक्वल हम बिजनेस में कैसे करते हैं, उसके लिए हमें कुछ इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। और वो इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग का फॉर्मूला है जो एक्सप्रेस करता है एसेट्स को, लायबिलिटी को और कैपिटल को। ये तीन चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। एसेट्स होता है जो फ्यूचर बेनिफिट के लिए हम खरीदते हैं। लायबिलिटी हमारे ऊपर जितने भी तरह के पेबल चीज़ हैं, लोन है, क्रेडिट है, यानी जितने भी कर्ज वगैरह हैं वो हमारे लायबिलिटी हैं। और बिजनेस में जो हम लगाते हैं वो कैपिटल है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल भी हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ा तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल आपको याद रखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन तीन ही चीज से बनेगा, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। तो नॉर्मल फॉर्मूला है A = C+L। तो ऐसे हमने बोर्ड पे लिखा है, आप यहाँ देखें। सबसे पहले हमने इसको फॉर्मूले में बताया है, इट इज़ एन अकाउंटिंग फार्मूला, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक फॉर्मूला है जो क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिंग इक्विवेलेंस ऑफ द टू एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन को वह इक्विवेलेंट करता है। वो टू एक्सप्रेशन क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी ये क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी के जितने भी टर्म है बिजनेस में, या तो वो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, या तो वह आपके लिए नो चेंज भी हो सकता है। तो कुछ भी स्थिति हो, हमको एनी हाउ सिचुएशन हो, हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देखें। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अभी जो आपको बताया, एसेट्स = कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी A = C+L। और इस A = C+L को हम टोटल एसेट्स = टोटल इक्विटीज भी कहते हैं। इक्विटीज एक टर्म है जो कहीं ना कहीं लायबिलिटी और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है। हो सकता है आपके एग्जाम में अगर इक्विटी लिखा रहे, आपके क्वेश्चंस में इक्विटी रहा, तो इक्विटी को भी आपको क्या समझना है, क्लेम। इसलिए हमने ब्रैकेट में क्लेम लिखा, यानी ये क्या है, लायबिलिटी और कैपिटल का ही नया नाम है इक्विटी। फिर है, इसी फॉर्मूला को हम चेंज कर दिए, क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे तो जरूरी नहीं है हमेशा आपको A = C+L मिले। हो सकता है कैपिटल ना ही दिया हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो कैपिटल अगर हमारा मिसिंग है तो कैपिटल = एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी मिसिंग है तो एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये इजी है। मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, A = C+L। क्लियर है? इस A = C+L का इतना सारा फॉर्मूला है, यानी कि A को हमने 4 टर्म में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको बेसिक चीज़ पता रहे। क्योंकि एग्जाम में या क्वेश्चंस में कभी कुछ दूसरा चीज़ लिख देता है और आपको लगेगा जो A = C+L होता है तो फिर ये क्या है। तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, A = C+L तो होगा ही होगा, उसके बदले और भी कुछ होगा, लेकिन उसका मीनिंग सेम होगा। A = C+L और A = E, जो हमने यहाँ लिखा था, टोटल इक्विटी, यानी इक्विटी किसके इक्विवेलेंट है, C+L। क्लियर है? फिर A = OE + C। अब OE क्या है और CE क्या है, ठीक है? तो OE का मतलब ऑनर्स इक्विटी, यानी कैपिटल। कैपिटल को हम लोग ऑनर मतलब मालिक, तो मालिक का जो इक्विटी होगा, वो मालिक का इक्विटी क्या होगा, कैपिटल होगा। तो कैपिटल को हम लोग ऑनर इक्विटी भी कहते हैं।
और सी मतलब क्रेडिटर्स इक्विटी, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, यानी वह पर्सन जिसको हमको पेड करना है हमारे लिए लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स इक्विटी जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, यानी कैपिटल को हम लोग ऑनर्स इक्विटी कहेंगे और लायबिलिटी को हम लोग क्रेडिटर्स इक्विटी भी कहेंगे, यानी A इज इक्वल टू OE प्लस CE। क्लियर है। फिर हमने एक और डिवाइड कर दिया IL प्लस EL। IL मतलब इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि जो ऐसा लायबिलिटी है जो बिजनेस के अंदर है और आपको पेड करना है, और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहरी होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होगा वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा, लेकिन लोन लेना, बैंक लोन लेना, ये आपका कौन सा लायबिलिटी होगा, इंटरनल लायबिलिटी होगा। तो इंटरनल लायबिलिटी यानी कि वो कैपिटल के सेंस में है और एक्सटर्नल लायबिलिटी के सेंस में है, लायबिलिटी के सेंस में। इसको आप जरूर याद कर लेंगे और जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हैबिचुएट हो जाएंगे आप। जो A इज इक्वल टू C प्लस L को हम लोग A इज इक्वल टू इक्विटी भी कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी और क्रेडिटर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पोर्शन को देखें। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने आपको आपके बुक में भी होगा, एसेट्स और लायबिलिटी को हमने डिवाइड किया है, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में आपको सारे एसेट्स से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, ना लायबिलिटी को आपने बहुत अच्छे से जाना है। बस आपने इतना जाना है जो बिजनेस में एसेट्स लगता है, कैपिटल लगता है। बट हम लोग जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तो बहुत सारे एसेट्स का नाम आएगा और बहुत सारे लायबिलिटी का नाम आएगा। तो हमने इसको डेबिट और क्रेडिट आप हमेशा याद रखेंगे, एसेट्स हमेशा डेबिट होता है और कैपिटल और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। इसीलिए डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट या क्रेडिट ऑलवेज इक्वल टू डेबिट। तो एसेट्स यानी डेबिट, डेबिट आइटम मतलब एसेट्स। तो एसेट्स में क्या क्या एसेट्स हो सकता है यहाँ हमने लिखा है, आप इसको वन बाय वन करके देखें। सबसे पहले हमने गुडविल लिखा है। गुडविल क्या है, एक रेपुटेशंस है, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी से होने वाला एक प्रतिष्ठा है और कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग आप समझते ही हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वो भी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। मशीनरी, कोई भी मशीन बिजनेस का एसेट्स होगा। इन्वेस्टमेंट यानी अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं फर्दर हमारे लिए कई बेनिफिट लेकर आता है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। स्टॉक है, स्टॉक को भी हमने डील किया है, बंडल ऑफ गुड्स जिसको हम वन प्लेस पर स्टोर करते हैं और फर्दर उसको सेल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो मेरा स्टॉक है। तो स्टॉक भी क्या है, एसेट्स है। स्टॉक में किसी भी गुड्स का नाम नहीं रहता है, वो क्या होता है, बंडल ऑफ गुड्स हुआ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी नोन एज गुड्स एंड कलेक्शंस ऑफ गुड्स नोन एज स्टॉक। क्लियर है। फिर है डेटर। डेटर को आप कैसे समझेंगे, डेटर एक कस्टमर को कहते हैं, यानी जो कस्टमर को आपने क्रेडिट सेल्स किया है, यानी उधारी आप उसको बेचे हैं। तो जब आप किसी कस्टमर से आपका लेन देन चलता है, ट्रांजैक्शन चलता है और आप उसको क्रेडिट पर सेल करते हैं, तो फिर वह कस्टमर आपके लिए डेटर हो जाता है, क्योंकि वह आपको इन फ्यूचर आपका पेमेंट आपको देगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। वैसे भी कस्टमर हमारे लिए किस सेंस में है, एज ए इनकम के सेंस में ही है, तो डेटर के सेंस में भी वो क्या है, एसेट्स है। फिर है बीआर। बीआर यानी बिल रिसीवेबल, जब हम बिल को रिसीव करते हैं, जो भी क्रेडिट हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये बिल्कुल नया चीज़ है आपके लिए, क्योंकि अभी तक आपने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एडवांस में अगर आपने एक्सपेंस कर दिए हैं, यानी अभी आपका काम नहीं हुआ है, बट आप उस काम का जो भी एक्सपेंस का बनता था अमाउंट, उसको आप पहले ही पेड कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हैं। तो जो भी एडवांस हमारा पेमेंट हो जाएगा एक्सपेंस के लिए, वो हमारे लिए एसेट्स होगा। और उसके बाद कैश और बैंक है, तो बैंक में भी आप कैश ही जमा करते हैं, और कैश मतलब आपके हैंड में कैश है, तो बैंक हो चाहे कैश हो, वो दोनों हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। इसमें कुछ करेंट एसेट्स हैं और कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो जैसे करेंट एसेट्स को हम बता दें, कैश है, बैंक है, बीआर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डेटर है और स्टॉक है, ये सब आपका करेंट एसेट्स हो गया।
जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। गुडविल है, लैंड है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे लिए कौन सा एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स है। अब हम लोग क्रेडिट आइटम में आते हैं जो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में आप लोग को अभी तक सिर्फ कैपिटल पता होगा, इससे ज़्यादा तो आप लोग कुछ जानते नहीं हैं। तो कैपिटल हम लोग जो लगाते हैं बिजनेस में, कहीं ना कहीं रिस्की होता है, वो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। अब है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? सुनने में तो लग रहा है जो पैसा जमा है, बट ये हमारे लिए लायबिलिटी कैसे हो जाता है? तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट्स हम लोग इन फ्यूचर में किसी भी तरह के होने वाले लॉस को कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जमा कैश है जो हमारे फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, लॉस को कंपनसेट करने के लिए, और उसी काम के लिए यूज़ होता है। कहीं ना कहीं वर्कर के लिए होता है, मैनेजर के लिए होता है, पार्टनर के लिए होता है। तो एक तरह से हमारे लिए वो रुपया जो है वो क्या है? लायबिलिटी है। फिर आपका लोन है, तो लोन तो आप समझते ही हैं, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो फिर हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो जितना भी पेबल आइटम है वो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शायद आप लोग को पता ना हो, ऐसे हमने अपने वीडियो में बताया है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जो आपका अगर बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, अच्छा रिलेशन मतलब ट्रांजेक्शन्स आपका बिल्कुल कंटिन्यूसली हो रहा है और आप हमेशा बैंक में रुपया जमा करते हैं, निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक को लगता है आप उनके परमानेंट कस्टमर हैं। तो वैसी स्थिति में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर हैं तो कभी आपके अकाउंट में अगर कम रुपया भी है और आप ज़्यादा रुपया निकालना चाहते हैं तो बैंक आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करती है, यानी विथड्रॉ द अमाउंट मोर देन योर अकाउंट। तो यह क्या होगा? आपको रुपया तो मिल गया, लेकिन बैंक के लिए वो क्या हो गया? एक तरह का लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो अमाउंट विद इन ए पीरियड विथ इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी है, बट हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लेकिन चुकाना है, इसीलिए वो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। फिर है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। तो जैसे डेटर का बात किए वैसे क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या होगा? हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे, यानी जब हम उधारी खरीदते हैं, यानी कि एज ए बिजनेसमैन भी तो खरीदेगा सामान, तो जब वो क्रेडिट पे परचेज करेगा तो फिर फ्यूचर में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिसको पेमेंट करेगा वह बंदा, यानी जिससे उसने क्रेडिट पे परचेज किया है, वो बंदा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। इसीलिए क्रेडिटर क्या होगा? लायबिलिटी होगा। फिर बिल्स पेबल है, तो सिंपल सी बात है, जब हमारा लेन देन क्रेडिट पर होता है और जब हम बिल को पेड करने की बात सोचते हैं तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए बिल्स पेबल भी हमारा करेंट लायबिलिटी है। फिर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में नॉर्मली सबको क्या लगता है? अरे इनकम रिसीव्ड हो रहा है तो वो क्रेडिट कैसे होगा, लेकिन एडवांस लगा है। तो जब आपका इनकम एडवांस में आपको मिल जाए और आपने अभी तक काम नहीं किया है, तो फिर कहीं ना कहीं उस काम को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। इसीलिए जब आप इनकम रिसीव करते हैं एडवांस में तो आपके लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है। क्लियर है? और लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ये हमारा ड्यू अमाउंट है, यानी कि वो काम हो चुका है और एक्सपेंस हो चुका है और हमने अभी तक उस एक्सपेंस का मनी नहीं दिया है, इसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, ओइंग भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए बकाया है ये। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है। फर्दर आप इसको स्टडी करेंगे और ये आज का मेरा ये वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने सारे थ्योरी आपको कंप्लीट कर दिए हैं। आप क्या करेंगे? ये सारे चीज़ को राइट डाउन करेंगे और डेबिट क्रेडिट को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक आप लोग जुड़ करके इसको राइट डाउन करें। ओके।